चलिए, वेव्स वाले चैप्टर में हम लोग साउंड वेव के बारे में पढ़ रहे थे पिछले क्लास में। तो हम लोग जनरल इक्वेशन लिखे थे अभी तक साउंड वेव का, है ना। और दो तरीके से इक्वेशन लिखे थे हम लोग, एक था डिस्प्लेसमेंट फॉर्म इक्वेशन का और एक था प्रेशर फॉर्म, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट फॉर्म में हम लोग डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेयर, जो कि मीडियम में कोई लेयर होगी एक्स पोजीशन पर, टी टाइम पर उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, उसके लिए इक्वेशन लिखे थे। जनरल इक्वेशन था एस इक्वल टू एस नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई, ऐसा कुछ था। और फिर हम लोग प्रेशर फॉर्म में लिखे थे कि जिस वेव के लिए डिस्प्लेसमेंट फॉर्म ऐसा होगा उसी वेव के लिए प्रेशर फॉर्म का इक्वेशन कैसा होगा। तो P इज इक्वल टू पी नॉट कॉस ऑफ वही चीज़ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई, ऐसे लिखे थे हम लोग। और बोले थे प्रेशर फॉर्म और डिस्प्लेसमेंट फॉर्म में π/2 का फेज डिफरेंस होता है। तो थोड़ा सा लेयर वगैरह के मोशन हम लोग समझे थे कि कैसे कैसे लेयर्स ऑसिलेट कर रही होंगी। कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन पल्सेस होते हैं सीरीज में, वो पल्सेस ट्रैवल कर रहे होते हैं जिस स्पीड से साउंड ट्रैवल कर रहा है ना। तो ये सब बात हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पहले तो स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव के बारे में बात करेंगे। मीडियम का प्रॉपर्टी होता है, तो कौन सी बात पे डिपेंड करता है ये सब थोड़ा देखा जाए, है ना। एक हेडिंग डाल दीजिए, स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव। तो इसमें सबसे पहला कि अगर कोई रॉड है, मतलब साउंड वेव वन डायमेंशन में ट्रेवल कर रही है, ऐसे जा रही है किसी रॉड के अंदर, तो रॉड के अंदर साउंड वेव का स्पीड ऑफ प्रोपगेशन होता है कितना। तो ये फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ यंग्स मॉडुलस अपॉन डेंसिटी ऑफ द रॉड, अंडर रूट ऑफ y/d यंग्स मॉडुलस अपॉन डेंसिटी से स्पीड ऑफ प्रोपगेशन पता चलेगा। और दूसरा कि अगर कोई फ्लूइड है, यहाँ पे लिख दिया जाएगा, पहले 1 करके लिखा जाए, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ए रॉड, ऐसा डायग्राम बना के ये चीज़ लिख दीजिए। और सेकंड वाले में फिर लिखिएगा वेलोसिटी ऑफ साउंड इन फ्लूइड्स। तो फ्लूइड्स के अंदर वेलोसिटी ऑफ साउंड मिलता है v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बीटा बाई रो से, है ना। बीटा है बल्क मॉडुलस, यहाँ पे ये था यंग्स मॉडुलस इसके मटेरियल का, बीटा है जो फ्लूइड है उसका बल्क मॉडुलस, अपॉन रो है फ्लूइड का डेंसिटी, ये डेंसिटी रॉड का डेंसिटी था, है ना। चलिए, तो फ्लूइड्स के अंदर ये फॉर्मूला होता है। तीसरा वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस। अच्छा, गैसेस को भी फ्लूइड के कैटेगरी में रखा ही जा सकता है। तो गैसेस में भी स्पीड का फॉर्मूला तो वही है बीटा बाई रो, लेकिन होता क्या है कि बीटा का वैल्यू के बारे में अगर बात करें तो फ्लूइड्स का बल्क मॉडुलस का वैल्यू जितना है वो फिक्स होता है। कि जैसे लिक्विड है कोई, है ना, वाटर है, तो उसका बल्क मॉडुलस जो दिया है क्वेश्चन में वही रहेगा, प्रोसेस में बल्क मॉडुलस चेंज नहीं करेगा। जबकि गैसेस का बल्क मॉडुलस प्रोसेस डिपेंडेंट होता है, कौन सा प्रोसेस है उस पर डिपेंड करेगा कि बल्क मॉडुलस का वैल्यू कितना है। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है। फ्लूइड में तो सीधा सीधा अंडर रूट ऑफ बीटा बाई रो, बीटा उस फ्लूइड का बल्क मॉडुलस है, पुट करेंगे आंसर आ गया। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कि किसी गैस का बल्क मॉडुलस फिक्स्ड है कि गैस के लिए ये वाली गैस है, मान लीजिए ऑक्सीजन है तो बल्क मॉडुलस इतना नहीं, फिक्स नहीं है। वो प्रोसेस डिपेंडेंट है कि वही ऑक्सीजन है, आइसोथर्मल प्रोसेस से ले गए तो बल्क मॉडुलस कितना होगा, है ना। जो भी एक्सपेंशन करना है या जो भी प्रोसेस हो रहा है वो कौन सा प्रोसेस है, एडियाबैटिक है कि आइसोथर्मल है कि आइसोबारिक है कि आइसोकोरिक है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो सबके लिए बल्क मॉडुलस का वैल्यू अलग अलग होता है। थोड़ा समझते हैं इसको कि कैसे बल्क मॉडुलस प्रोसेस पे डिपेंड करता है। जैसे कि बल्क मॉडुलस पहले होता क्या है, तो वो है डेल्टा पी, माइनस साइन लिखते हैं ना, माइनस ऑफ डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड वाले चैप्टर में ऐसा था। ये हो गया बल्क मॉडुलस। और इसी को अगर बहुत छोटे से चेंज के लिए लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ डी पी अपॉन डी वी बाई वी, है ना। कहने का मतलब माइनस ऑफ डी पी। अच्छा, पहले इसको ऐसे रखते हैं। देखो ये चीज जो लिखा हुआ है ये क्या है कि प्रेशर अप्लाई करेंगे, वॉल्यूम में चेंज अगर होता है तो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम ये लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ, न्यूमरेटर में लिखा है प्रेशर में चेंज।
और जो हम कह रहे थे आपसे कि प्रोसेस डिपेंडेंट हो जाता है कभी कभी, क्यों? एक बार सोचो कि मान लीजिए आइसोबारिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, आइसोबारिक प्रोसेस जिसमें कि प्रेशर कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम चेंज करेगा, टेम्परेचर चेंज करेगा, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो उसमें उसके लिए अगर बीटा हम कैलकुलेट करने जाएं तो देखो क्या होगा, प्रेशर में तो चेंज जीरो है, तो जीरो अपॉन ये तो कुछ फाइनाइट नंबर है, तो ये तो जीरो आ जाएगा बीटा उसके लिए, है कि नहीं? लेकिन वहीं अगर और कोई प्रोसेस जैसे एडियाबेटिक प्रोसेस हो अगर, तो उसमें प्रेशर भी चेंज करेगा, वॉल्यूम भी चेंज कर सकता है, और उनमें रिलेशन होता है एक पीवी पर गामा कांस्टेंट, है ना? तो ये तो जीरो नहीं आएगा, कुछ और आ जाएगा। या उसी गैस को हम ले जाएं आइसोकोरिक प्रोसेस से, आइसोकोरिक प्रोसेस में तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा बल्क मॉडुलस, है ना? ये चीज तो जीरो हो जाएगा ना, आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अलग अलग प्रोसेस के लिए बीटा का देखो वैल्यू अलग अलग आ रहा है, सेम गैस है लेकिन प्रोसेस अलग अलग से ले जाएं उसको तो बीटा का वैल्यू अलग अलग आएगा। तो ये चीज इसमें बस अंतर होता है इसके कंपैरिजन में। फ्लूइड में तो सीधा सीधा अंडर रूट ऑफ बीटा बाई रो, बीटा जो फ्लूइड है उसका दिया रहेगा, पुट करेंगे आंसर। लेकिन इसमें प्रोसेस डिपेंडेंट होता है बीटा। यहाँ नीचे लिखा जाए, इतना लिखने के बाद नीचे नोट करके लिखा जाए, बल्क मॉडुलस ऑफ गैसेस डिपेंड्स अपॉन द प्रोसेस फॉलोड। बल्क मॉडुलस ऑफ गैसेस डिपेंड्स अपॉन द प्रोसेस फॉलोड। कौन सा प्रोसेस फॉलो हो रहा है? अब इसमें देखो एक अब जो साउंड का किसी भी गैस में ट्रेवल करने वाला ये जो प्रोसेस है ये कैसा है, इस पे देखो क्या डिस्कशंस हो गए। पहले न्यूटन साहब ने इसको माना आइसोथर्मल। न्यूटन साहब ने माना कि साउंड का गैसेस में ट्रेवल करने वाला जो प्रोसेस है ये आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, उनका ये मानना था। तो उन्होंने कहा कि फिर इस हिसाब से बीटा देखा जाए कितना होता है। तो बीटा होना चाहिए, जैसे अभी बात हो रही थी, माइनस ऑफ dp अपॉन dv बाई वी, है ना? तो v को इधर लिख दे रहे हैं, dv बाई वी हो जाएगा, ठीक है ना? ये चीज, इस चीज का वैल्यू पता किया जाए। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इसका वैल्यू पता करने जा रहे हैं। आइसोथर्मल मतलब P इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना? PV इज इक्वल टू nRT, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना? लिख दें यहां पर फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना? तो ये न्यूटन साहब का एजम्पशन था कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस होता है साउंड का किसी गैस में चलना। तो उन्होंने कहा कि चलो उस हिसाब से ये इतना होना चाहिए, अब डिफरेंशिएट किया जाए दोनों साइड। तो ये देखो क्या होगा, चेन रूल लगाने जा रहे हैं, तो चेन रूल नहीं सॉरी क्या कहते हैं इसको, प्रोडक्ट रूल लगाने जा रहे हैं, प्रोडक्ट है ना दोनों का। तो जाएगा dp इंटू वी प्लस p इंटू dv इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना? तो यहां से आ गया dp इज इंटू वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ p इंटू dv हो गया। हाँ चलिए, तो हमको चाहिए क्या, dp अपॉन dv इंटू वी। तो dp इंटू वी तो है ही, और यहां पर p इंटू dv है, सॉरी हाँ p इंटू dv। तो dv को नीचे ले जाए तो हो गया कितना, dp अपॉन dv इंटू वी का वैल्यू कितना आया, माइनस p, माइनस b इधर लेते आते हैं, p हो गया। अब यही चीज बल्क मॉडुलस है, तो बीटा इज इक्वल टू p आ गया, है ना? तो साउंड का स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ बीटा बाई रो की जगह p बाई रो, ये हो गया। लेकिन बात यह है कि न्यूटन साहब का ये जो एजम्पशन था कि साउंड का गैसेस में चलना आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये एजम्पशन गलत था, है ना? और इससे जो रिजल्ट आया, है ना, उससे जो स्पीड आता था ना साउंड का, वो एग्जैक्ट स्पीड जितना होना चाहिए उससे गड़बड़ आता था, उतना नहीं आता था। तो बाद में जाके एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसमें करेक्शन किया, इनका नाम था लैप्लास। तो इन्होंने करेक्शन किया, कहा कि नहीं, साउंड का गैसेस में चलना ये आइसोथर्मल नहीं है, ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, हीट का लेन देन नहीं हो रहा है कहीं से। टेम्परेचर तो चेंज कर सकता है रास्ते में, जब वाइब्रेशन होगा लेयर्स का तो टेम्परेचर वेरी कर सकता है गैस का, लेकिन बाहर से हीट का लेन देन नहीं हो रहा है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, उन्होंने कहा। और उन्होंने जो फॉर्मूला डिराइव किया उसके बाद, उस फॉर्मूले से जो वैल्यू आती है
वेलोसिटी ऑफ साउंड की वो सही से आ जाती है जितनी आनी चाहिए, जितना प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है। चलिए अच्छा, तो लैप्लास करेक्शन इसी को कहते हैं। उन्होंने जो करेक्शन किया न्यूटन साहब के फॉर्मूले में उसको बोलते हैं लैप्लास करेक्शन। ये स्कूल में भी पूछा जाता है। तो एक हेडिंग डाल दीजिए, फिर इतना लिखने के बाद यहाँ लिखिएगा, ये शुरुआत यहाँ पे एक बार लिख दीजिएगा, न्यूटन्स एजम्पशन ऐसे करके लिखिएगा, न्यूटन्स एजम्पशन। उसमें लिखिए कि न्यूटन एज्यूम्ड द प्रोसेस टू बी आइसोथर्मल, है ना, और फिर उसके हिसाब से ये फॉर्मूला उन्होंने, ये न्यूटन साहब का दिया हुआ फॉर्मूला था, यहाँ तक पहुँच जाइए। लेकिन हम लोग ये यूज़ नहीं करते, ये गलत है। बाद में लैप्लास करेक्शन होने के बाद जो फॉर्मूला आएगा वो यूज़ करते हैं हम लोग, है ना। फिर इसके नीचे लिखिएगा लैप्लास करेक्शन, और वहाँ पे लिखिए प्रोपगेशन ऑफ साउंड इन अ मीडियम इज नॉट आइसोथर्मल बट एडियाबैटिक इन नेचर, है ना। ये जो प्रोसेस है ये एडियाबैटिक है, आइसोथर्मल नहीं है। यही लैप्लास करेक्शन था, और उनके हिसाब से अब देखा जाए फॉर्मूला क्या आना चाहिए। बल्क मॉडुलस होता है माइनस डी पी बाई डी वी इंटू वी। अब इसका वैल्यू पता करने जा रहे हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस है तो पीवी पर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं दोनों साइड, तो हो जाएगा पहले डीपी लिखे, वी पर गामा वैसे ही रहने दिए, प्लस पी लिखे वी पर गामा का गामा टाइम्स वी पर गामा माइनस 1 डीवी, है ना। वी के डिफरेंशिएशन में चेन रूल लगा रहे हैं, तो ये इंटू ये इज इक्वल टू राइट साइड में कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो इसको इधर लेते जाते हैं, तो डीपी इंटू वी पर गामा माइनस पी गामा वी पर गामा माइनस 1 डीवी। हमको चाहिए डीपी बाई डीवी इंटू वी, डीवी को नीचे ले आए। अच्छा, यहाँ पर देखो वी पर गामा माइनस 1 है और यहाँ पर वी पर गामा है, तो ये कटेगा, यहाँ बस एक वी बचेगा, है ना। तो dp इंटू वी तो हो ही गया, अपॉन में dv नीचे ले आए, इज इक्वल टू आया माइनस, माइनस भी इधर लेते जाए, इंटू पी इंटू गामा, है ना। तो यही चीज तो बीटा है, तो बीटा हो गया इज इक्वल टू गामा पी। तो साउंड का वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा पी बाई रो। ठीक है, चलिए, तो ये 3 हो गए। ये 1 डायमेंशन में सॉलिड में चल रहा हो तो ऐसे, और ये फ्लूइड में हो तो बल्क मॉडुलस लेके ऐसे, और गैसेस में ये फॉर्मूला, है ना। अच्छा, एक चीज और देखते हैं, ये जो फॉर्मूला इसको और एक तरीके से लिखा जा सकता है। देखो कैसे, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, एक फॉर्मूला होता है ना, पी एम इज इक्वल टू रो आर टी, है ना। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी को इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, पी एम, ये मॉलिक्यूलर वेट है, पी एम इज इक्वल टू रो आर टी, है ना। तो यहाँ पे हम इसको लिख दे रहे हैं, पी बाई रो को आर टी बाई एम लिख सकते हैं, तो यहाँ पुट कर रहे हैं, गामा तो है ही इंटू पी बाई रो, गामा आर टी बाई एम, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों एक ही है ना, ये वाला चीज, ये वाला एक ही चीज है, उसको ऐसे लिख दिए बस। यहाँ पर गामा क्या होगा, एडियाबैटिक इंडेक्स कहते हैं ना इसको, पीवी पर गामा कांस्टेंट जो होता है, यही वाला गामा है ये, एडियाबैटिक इंडेक्स, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर, मॉलिक्यूलर वेट, है ना। तो ये फॉर्मूला है गैसेस में साउंड के स्पीड का। अब इसमें एक चीज है, ऐसे पूछा जाता है कि मान लीजिए अगर प्रेशर बढ़ाते हैं गैस का तो क्या होगा। मान लीजिए प्रेशर बढ़ाए तो साउंड का ट्रैवलिंग का स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा, है ना। तो सिर्फ ऐसे नहीं कह सकते आप कि सिर्फ ये देख के नहीं बता सकते प्रेशर बढ़ा दिए तो स्पीड बढ़ ही जाएगा या घट ही जाएगा। ऐसे लगता है ना कि देखो v है और यहाँ पर p है, न्यूमरेटर में प्रेशर बढ़ाएंगे तो v बढ़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं। प्रेशर बढ़ाने से इसका क्या हुआ ये तो कुछ बोला नहीं, हो सकता है कि डेंसिटी बढ़ गया, प्रेशर डबल किया और डेंसिटी भी अगर डबल हो गया तब तो v उतना ही उतना आ जाएगा, नहीं। तो सिर्फ ऐसे कहे कोई कि प्रेशर बढ़ाने से स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा, तो इसका कोई मतलब ही नहीं। ये भी बताइए कि फिर इसका क्या हुआ, रो का क्या हुआ। जैसे
अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट है अगर, तो P बाई रो कांस्टेंट हो जाएगा। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो P बढ़ाएंगे, P डबल करेंगे तो रो अपने आप डबल हो जाएगा, तो P बाई रो तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो पता चला V नहीं बढ़ा। या ये भी हो सकता है कि कोई प्रोसेस ऐसा हो कि P बढ़ाए और वो हो जाए, रो चेंज कर जाए, या जो भी है। पॉइंट ये है कि यहां आते हैं अब कि कोई कहे कि जो गैस है उसका टेम्परेचर बढ़ा दिए, कोई गैस है टेम्परेचर बढ़ा दिए, 2 बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पहले एक बार साउंड भेजे किसी एक टेम्परेचर पे, फिर क्या किए टेम्परेचर बढ़ा दिए और तब साउंड भेजे, तो बताइए कि साउंड का स्पीड दूसरे टाइम ज्यादा होगा कि कम। तो वो रिलेशन पक्का है कि टेम्परेचर बढ़ाए तो V बढ़ जाएगा, क्योंकि बाकी सारी चीजें जो लिखी है रो R M ये सब कांस्टेंट है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा दिए तो साउंड का स्पीड बढ़ जाएगा, है ना। लेकिन सिर्फ ऐसे कोई कहे प्रेशर बढ़ा दिए गैस का, तो बताइए साउंड का स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा, तो नहीं कह सकते आप, प्रेशर को देख के सिर्फ नहीं कह सकते। तो ये रिलेशन ज्यादा यूजफुल है, जिसको हम लोग मोस्टली यूज करते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस के लिए, यही वाला रिलेशन, अंडर रूट ऑफ गामा RT बाई M, ऐसे लिखते हैं। अच्छा, कोई एक गैस है तो उसका M जितना है उतना पुट कर देंगे, मतलब वेट गामा जितना है पुट कर देंगे। लेकिन मान लीजिए कोई मिक्सचर ऑफ गैसेस हो, तो कैसे करते हैं? तो मिक्सचर ऑफ गैसेस का ये मतलब वेट मिक्सचर का लिखना होगा, है ना। उसका फॉर्मूला होता है, मान लीजिए कि N1 नंबर ऑफ मोल्स हैं पहले वाले गैस के और N2 नंबर ऑफ मोल्स हैं दूसरे गैस के, और दोनों का मिक्सचर बना दीजिए। तो मोलेकुलर वेट मिक्सचर का कितना लिखेंगे? तो उसका फॉर्मूला होता है M मिक्सचर इज इक्वल टू N1 M1 प्लस N2 M2 अपॉन N1 प्लस N2, है ना। तो ये फॉर्मूला यूज करके यहाँ मिक्सचर का मोलेकुलर वेट पुट करना होगा, गामा भी मिक्सचर का पुट करना होगा। तो मिक्सचर का गामा कैसे निकलेगा? तो पहले वाले जो गैस है उसका N1 नंबर ऑफ मोल्स है, और मान लो उसका CV मिक्सचर है CV1, है ना। तो पहले CV मिक्सचर निकालना होगा, CP बाई CV होता है ना गामा, तो पहले CV मिक्सचर निकालना होगा। मिक्सचर का CV कैसे? तो पहला वाला नंबर ऑफ मोल्स इंटू उसका CV प्लस दूसरा वाला नंबर ऑफ मोल्स इंटू उसका CV अपॉन N1 प्लस N2। तो इससे CV मिक्सचर का आएगा। अच्छा, फिर CP मिक्सचर निकालना होगा। CP मिक्सचर विल बी R प्लस CV मिक्सचर, होता है ना। CP मिक्सचर, CP माइनस CV इज इक्वल टू R होता है ना, मिक्सचर इज इक्वल टू R। तो CP मिक्सचर आएगा कैसे? R प्लस CV मिक्सचर, CV मिक्सचर उस फॉर्मूले से निकाले और फिर यहां पुट करके CP मिक्सचर निकाले। तो गामा मिक्सचर होगा CP मिक्सचर अपॉन CV मिक्सचर, है ना। तो ये दोनों निकाल के यहां पुट करके गामा मिक्सचर निकालेंगे और तब फॉर्मूला लिखेंगे V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा मिक्सचर RT अपॉन M मिक्सचर, है ना। तो इस तरीके से हम लोग स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड निकालेंगे। मिक्सचर ऑफ गैसेस होगी तो एक ही गैस होगा तब तो सीधा यही फॉर्मूला। चलिए, अच्छा, तो इसको हटाते हैं। देखिए, ये बात हुई कि स्पीड ऑफ प्रोपगेशन साउंड वेव का कितना होगा। जैसे शुरू में हम कह रहे थे, कोई भी वेव के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। क्या? स्पीड ऑफ प्रोपगेशन और पावर कितना ट्रांसमिट हो रहा है, मतलब कितना एनर्जी पर सेकेंड आगे बढ़ रही है ना। वेव एनर्जी का ही तो फ्लो है। ये दोनों चीज़ें पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद दो वेव्स मिलेंगी तो क्या होगा इसके बारे में पढ़ते हैं, है ना।
तो इस तरह से देखा जाए तो हम लोग साउंड वेव में अब हमको पढ़ना चाहिए कि किस रेट से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, या पावर कितना ट्रांसफर हो रहा है, या साउंड के जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हम लोग अब इंटेंसिटी के बारे में बात करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव, इंटेंसिटी क्या होगा, कितना पावर पर यूनिट एरिया पे पहुंच रहा है। अब जैसे बोलते हैं साउंड वेव चलना शुरू की, तो मान लीजिए कि सामने कुछ दूर पे कोई एरिया है ना, तो वहां पे पर यूनिट टाइम कितना एनर्जी पर यूनिट एरिया पे गिर रहा है, उसको बोलेंगे इंटेंसिटी, है ना। तो इंटेंसिटी क्या हो गया, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, क्या मतलब, या ऐसे बोले पावर पर यूनिट एरिया की बात करने जा रहे हैं, है ना। तो पहले बात करेंगे हम लोग किस रेट से पावर ट्रांसमिट हो रहा है, फिर एरिया से डिवाइड कर देंगे तो इंटेंसिटी हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा आता है, पावर ट्रांसमिटेड, अगर इक्वेशन ऐसा है S इज इक्वल टू एस नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई, ये डिस्प्लेसमेंट फॉर्म का इक्वेशन लिखें। मान लीजिए इक्वेशन ऑफ साउंड ऐसा है, देन पावर ट्रांसमिटेड का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू, पावर लिख दें इसको, पावर होता है P नॉट एस नॉट ए ओमेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई। वहां पर भी ऐसे लिखे थे ना, जब धागे वाला वेव पढ़ रहे थे तो पहले इंस्टेंटेनियस पावर लिखे थे, वो कॉस स्क्वायर का फंक्शन आया था। फिर उसके बाद एवरेज पावर लिखे थे, तो बोले थे कि कॉस स्क्वायर या साइन स्क्वायर थीटा का एक साइकिल में एवरेज 1/2 होता है। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे लिखना चाहते हैं, पावर पहले लिखते हैं इंस्टेंटेनियस, मतलब किसी टी समय का, तो इस रेट से ट्रांसमिट हो रहा होता है। अभी बताते हैं सब चीजें क्या क्या हैं। ये है प्रेशर एम्पलीट्यूड, ये है डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, है ना, जो लेयर्स हैं उनका डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड, और पूरे जो रीजन है उसमें जगह जगह पे जो प्रेशर ऑसिलेट कर रहा है प्रेशर का एम्पलीट्यूड। ए है, मान लीजिए कोई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया गया है ना, उसका एरिया है कैपिटल ए। पहले हम ए से एम्पलीट्यूड लिखते थे धागे वाली वेव में, लेकिन नहीं, अब तो एम्पलीट्यूड एस नॉट से लिख रहे हैं ना। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जहां से पावर क्रॉस कर रहा है, जिसके लिए लिख रहे हैं कितना पावर क्रॉस किया। ओमेगा तो समझ ही रहे, यही वाला है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कॉस स्क्वायर, ये चीज लिखा हुआ है ना। तो P का एवरेज वैल्यू, पावर का एवरेज वैल्यू हो जाएगा हाफ ऑफ, बस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा जहां पे भी मिले एवरेज लिखना है तो 1/2 कर दीजिए, एक साइकिल में एवरेज इतना ही होता है, P नॉट एस नॉट ए ओमेगा, है ना। ये हो गया एवरेज पावर का फॉर्मूला। अच्छा, इंटेंसिटी अगर लिखना होगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से डिवाइड कर देंगे, तो इंटेंसिटी I विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ P नॉट एस नॉट ओमेगा, एरिया से, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से डिवाइड भी कर लिए। तो ये फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी का, साउंड वेव की इंटेंसिटी का। अब इसको और भी कुछ तरीके से हम लिख सकते हैं। अब जैसे कि ये तो प्रेशर एम्पलीट्यूड भी लिखा हुआ है और डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड भी लिखा हुआ है, तो इसको केवल डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के टर्म्स में लिखा जाए, एक बार देखते हैं कैसा आता है। तो देखो क्या होगा, इंटेंसिटी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हाफ ऑफ P नॉट को लिख दिए बीटा के एस नॉट इंटू एस नॉट ओमेगा लिखा हुआ है, P नॉट की जगह पे बीटा के एस नॉट लिख दिए, तो दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीटा के एस नॉट। अच्छा, बीटा इंटू के की जगह पे ओमेगा बाई वी लिख दिए, लिख ही सकते हैं, है ना, इंटू ये एस नॉट स्क्वायर है इंटू ओमेगा, ऐसा लिखा हुआ है। तो दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ, अच्छा बीटा को कैसे लिख सकते हैं, देखो जो स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन है वो अंडर रूट ऑफ बीटा बाई रो है, अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे ना, तो अंडर रूट ऑफ बीटा बाई रो, तो बीटा को लिख सकते हैं रो वी स्क्वायर इंटू रो, है ना। तो यहां बीटा को लिख रहे हैं, देखो हाफ ऑफ रो वी स्क्वायर इंटू ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, अपॉन में वी हो गया, इंटू एस नॉट स्क्वायर हो गया, है ना। दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एस नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर
रो इंटू वी ऐसे लिख रहे हैं, देखो ठीक है ना ये चीज। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला आया इतना, हाफ ऑफ एस नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर रो वी, केवल एस नॉट के टर्म में अगर लिखना चाहे तो देखा जाए तो ये फॉर्मूला जो है, अच्छा ये दोनों अलग अलग चीज नहीं है, एक ही चीज है, बस इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये जो फॉर्मूला थोड़ा याद करिए, धागे वाली वेव जब पढ़ते थे हम लोग, पावर एवरेज पावर ट्रांसमिटेड थ्रू ए पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग का फॉर्मूला आता था हाफ ऑफ ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू वी, और ये देखो हाफ ऑफ, पहले ए स्क्वायर की जगह आ गया एस नॉट स्क्वायर, ठीक ही है। ए क्या होता था वहां, एम्पलीट्यूड होता था धागे का, ऑसिलेशन का, और एस नॉट भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ही तो है। तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू वी की जगह रो वी आ गया। म्यू क्या होता था, मास पर यूनिट लेंथ, रो क्या है, मास पर यूनिट एरिया, नहीं सॉरी मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो देखा जाए तो यहां पर भी तो पहले पावर लिखते थे, अब क्या लिख रहे हैं, इंटेंसिटी लिख रहे हैं, है कि नहीं। तो यहां पावर था, पावर अपॉन एरिया किए तो इंटेंसिटी आया है, और यहां पे मास पर यूनिट लेंथ था, अपॉन एरिया करते तो मास पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा ना, वही लिखा हुआ है। तो एक्चुअली ये जो इक्वेशन लिखा है, ये एग्जैक्टली वही इक्वेशन लिखा है जो धागे वाले के लिए लिखे थे। तो कहने का मतलब कोई नया चीज याद करने का जरूरत भी नहीं, ये वही चीज तो है कि नहीं। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव का इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं। और एक बात बताते हैं, कोई भी वेव हो, जब उसका पावर या इंटेंसिटी लिखा जाता है तो ये टर्म्स जरूर आते हैं, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इनटू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। अब जैसे ये तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिख सकते हैं ना, नहीं, फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू ओमेगा इंटू 2 पाई होता है। तो ओमेगा है तो एफ अपॉन 2 पाई करके नहीं लिख सकते, कर ही सकते हैं ना। चलिए अच्छा, तो हम क्या कह रहे हैं, जैसे कि एक बार बता ही दें, चलो टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, ऐसा होगा ना। तो ओमेगा जैसे यहाँ पर है तो इसको 2 पाई इंटू एफ भी तो लिख सकते हैं, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी स्क्वायर आ जाएगा। तो कहने का मतलब कोई भी वेव हो तो उसमें जब इंटेंसिटी या पावर लिख रहे होते हैं तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इनटू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, ये टर्म्स जरूर आते हैं। तो कभी इस तरह के क्वेश्चंस भी हो, जैसे कह दिया कि किसी भी वेव के लिए बात हो रही है, उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला आपको नहीं पता इंटेंसिटी का, लेकिन कहे कि उसका फ्रीक्वेंसी डबल कर दिए, तो बताइए इंटेंसिटी कितना टाइम हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी डबल किए तो 4 टाइम्स हो जाएगा। कोई कहने डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड डबल कर दिए तो 4 टाइम्स हो जाएगा। कोई कहने दोनों को डबल कर दिए तो ये भी 4 टाइम्स हो गया, ये भी 4 टाइम्स, 16 टाइम्स हो जाएगा, है कि नहीं। तो ऐसे आप आंसर बता सकते हैं। अच्छा, कोई कहे यहाँ तो नहीं दिख रहा है स्क्वायर, एस नॉट डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, यहाँ तो वही चीज़ है ना एक्चुअली, यहाँ प्रेशर एम्पलीट्यूड लिखा हुआ है इनटू डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड लिखा हुआ है, तो इसमें नहीं दिख रहा होगा फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इसमें तो बस एक ही एक दिख रहा है, ओमेगा दिख रहा है, एस नॉट दिख रहा है। लेकिन जब इसको हटा के इस फॉर्म में लाएंगे तो अपने आप दिख जाएगा। चलिए अच्छा, तो ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए। अच्छा, एक और लिख दे, यही इंटेंसिटी को हम चाहें तो सिर्फ पी नॉट के टर्म्स में भी तो लिख सकते हैं, नहीं सिर्फ पी नॉट के टर्म्स में लिखना हो तो कैसे करेंगे। अब जैसे ये है एस पी नॉट इज बीटा के एक्स एस नॉट, एस नॉट इज इक्वल टू पी नॉट अपॉन बीटा के, यहां पुट कर दें तो सिर्फ पी नॉट के टर्म्स में लिखा जा सकता है। ये तीनों फॉर्म में आपको लिखने आना चाहिए, या ऐसे बोले याद रखना चाहिए, इसलिए क्योंकि क्वेश्चंस में जहां जरूरत पड़ेगी उनमें से तीनों में से कोई एक जरूरत पड़ेगी, आप यूज करके जल्दी से आगे बढ़ोगे, तो बार बार डेरिवेशन नहीं करना पड़ेगा, एक बार कर देते हैं। तो देखो क्या है, ये लिखा हुआ है हाफ ऑफ पी नॉट इंटू एस नॉट ओमेगा, एस नॉट को लिखिए पी नॉट अपॉन बीटा के इंटू ओमेगा हो गया, यहां से आ रहे हैं अब, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी नॉट स्क्वायर हो गया, ये है ना 1 अपॉन बीटा के। तो इसको देखो कैसे लिख रहे हैं, ओमेगा तो था ही अपॉन बीटा इंटू के, बीटा को लिखे रो वी स्क्वायर, के को लिखे ओमेगा बाई वी, ऐसा हो गया। अब देखो ये ओमेगा ऊपर नीचे कट गया, ये वी हो गया,
तो कितना हो गया, I इज इक्वल टू पी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 रो वी, है ना, 2 रो, एक वी कट गया, एक वी बच गया। तो ऐसे भी इंटेंसिटी लिखा जा सकता है ना। चलिए, अच्छा, तो ये हो गया इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव का फॉर्मूला। ये 3 तरीके से याद रखना चाहिए। ये वाला तो नया नहीं है ना, ये वाला तो वैसा ही है धागे वाले जैसा, तो ये तो याद ही है, ये दोनों आपको याद कर लेना चाहिए। चलिए, अच्छा, तो और आगे बात करते हैं। देखिए, हम लोग इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव का फॉर्मूला सीखे। अब एक और चीज सीखने जा रहे हैं। साउंड वेव का इंटेंसिटी कई बार लाउडनेस के टर्म्स में बताया जाता है। इंटेंसिटी नहीं लिखा रहेगा, लाउडनेस लिखा जाएगा। अच्छा, इंटेंसिटी का यूनिट क्या होना चाहिए? हमने कहा ना पावर अपॉन एरिया है, मतलब वॉट पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी का यूनिट हो गया। तो कभी कभी क्या इसको लाउडनेस के टर्म्स में लिखा जाता है। तो लाउडनेस क्या होता है, एक बार लिखा जाए, हेडिंग डालिए, लाउडनेस ऑफ साउंड। तो लाउडनेस को ही कभी कभी साउंड लेवल भी बुलाते हैं, है ना। तो लाउडनेस या साउंड लेवल भी बुलाते हैं उसको। तो उसको कैसे डिफाइन किया गया? देखो, उसको कहा गया कि दिस विल बी इक्वल टू 10 टाइम्स लॉग, जिसका बेस 10 है, लॉग बेस 10 I बाई आई नॉट, है ना। तो ये क्या है बताते हैं। लाउडनेस कहा गया, अगर इस समय साउंड का इंटेंसिटी आई है तो लाउडनेस इतना कहलाएगा, है ना। देखा जाए तो कोई नया चीज नहीं है, नहीं, आई था इंटेंसिटी, उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा कुछ एक नंबर डिफाइन कर लिया गया कि उसको जो भी इंटेंसिटी होगा उसको आई नॉट से डिवाइड करेंगे, रेशियो का लॉग लेंगे, इंटू 10 करेंगे, तो जो आएगा उसको बोलेंगे इतना साउंड लेवल है। एक्चुअली ये बढ़िया सा आ जाता है, छोटे टर्म्स में आ जाता है। वैसे तो इंटेंसिटी जो हम लोग सुनते हैं वो कुछ 10 टू पावर -10 हर्ट्ज, ऐसे समथिंग इंटू 10 टू पावर -10 हर्ट्ज ऐसा कुछ होगा, या -12 हर्ट्ज होगा, या -9 हर्ट्ज, इस तरह से कुछ होता है। लंबा सा एक्सप्रेशन आता है, छोटा हो जाएगा, इससे ऐसे बताने में साउंड लेवल अच्छा सा आ जाएगा। कभी आ जाएगा 2 है, कभी 3 है, कभी 2.5 है, ऐसा कुछ साउंड लेवल आ जाएगा। तो इसके लिए ऐसा रिप्रेजेंटेशन लिख दिया गया। अच्छा, तो पहले ये आई नॉट होता क्या है? यहां पर आई नॉट जो लिखा हुआ है नीचे, ये है मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड दैट इज ऑडिबल, मतलब जिसको हम लोग ह्यूमंस सुन सकते हैं। तो आई नॉट होता है 10 टू पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर के लगभग होता है। तो हम इसलिए बोल रहे हैं कि देखो, अगर आई नॉट का वैल्यू की जरूरत पड़ती है कभी क्वेश्चन में, तो इतना यूज कर लेंगे। क्वेश्चन में कभी कभी अगर लिखा है आई नॉट का वैल्यू कितना लेना है तो वही लेंगे, है ना। इससे थोड़ा आसपास भी दे सकता है वैल्यू, तो जो देगा वही लेंगे। नहीं लिखा है अपने से लेना है तो इतना लिख देंगे, ये बात है। चलिए, तो यहाँ जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड इस समय है वो यहाँ पुट करना है। यहाँ पे तो आई नॉट जो मिनिमम इंटेंसिटी हम लोग सुन सकते हैं वो लिखा जाएगा, 10 log I बाई आई नॉट करेंगे तो साउंड लेवल आ जाएगा, है ना। चलो, इसको अभी यूज करके दिखाते हैं। पहले एक और बात समझते हैं, फिर अभी इस पे आएंगे वापस, इसको यूज करके दिखाएंगे। देखो, होता क्या है कि जब साउंड कहीं से प्रोड्यूस हो रहा है, मान लो यहां पर ये है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है यहां से और सब तरफ फैल रहा है, लेटस से ऐसा कुछ है। तो जैसे जैसे और दूर हम जाएंगे वैसे वैसे जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड होगा वो घटता है ना। क्या मतलब? यहां जितना एनर्जी प्रोड्यूस हुआ है पर सेकेंड, जिस रेट से एनर्जी यहां से पर सेकेंड प्रोड्यूस हो रहा है, अगर हम आर रेडियस का एक स्फेरिकल रीजन को देखें
तो कोई कहे पर सेकेंड इसमें से कितना एनर्जी क्रॉस करके निकल रहा होगा, कितना एनर्जी क्रॉस करके निकल रहा होगा इस पूरे रीजन में से, यहां से कितना क्रॉस करके निकल रहा होगा। तो पॉइंट ये है कि पर सेकेंड जितना एनर्जी यहां से प्रोड्यूस हो रहा है, पर सेकेंड उतना ही एनर्जी यहां से क्रॉस करना चाहिए। सही बात है ना, बीच में कहीं खत्म थोड़ी हो जाएगा एनर्जी। एक सेकंड में जितना जूल प्रोड्यूस हुआ है, निकलते वक्त भी एक सेकंड में उतना जूल यहां से निकलेगा, है ना। तो लेकिन सही है, कोई कहे इसमें से कितना पावर क्रॉस किया, तो जितना पावर यहां से प्रोड्यूस हुआ था, पावर वही है ना, एनर्जी पर सेकेंड, तो उसी को ऐसे बोल सकते हैं कि जितना पावर यहां से प्रोड्यूस हुआ होगा पर सेकेंड, जितना एनर्जी प्रोड्यूस हुआ होगा उतना ही पावर यहां से क्रॉस कर रहा होगा। ठीक बात है। हाँ, लेकिन वही जो एनर्जी है वो जब यहां से क्रॉस करेगा तो फैल गया, बिखर गया। यहां पे क्या था, पास पास में थी सारा एनर्जी, और जब यहां से निकल के यहां पहुंचता है तो इतने बड़े एरिया में फैल गया। तो कोई कहे कि जब एरिया यहीं पे एक छोटा ऐसा स्फेयर लेते, अगर स्फेरिकल रीजन लेते हैं, तो पर सेकेंड उसमें से भी उतना ही पावर क्रॉस करके निकल रहा है, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ साउंड इन सारे पॉइंट्स पर ज्यादा होगा और इन सारे पॉइंट्स पर कम होगा। क्यों? कोई कहे कि एनर्जी तो पर सेकेंड उतना ही क्रॉस कर रहा है, इसमें से भी और इसमें से भी। हाँ, लेकिन ये एरिया बहुत ज्यादा है ना, तो एनर्जी अपॉन एरिया, इंटेंसिटी कम हो जाएगी यहां पर। तो यहां से ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्रॉस करके निकल रहा होगा और यहां से कम इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्रॉस करके निकलेगा। मतलब कोई डिटेक्टर रख दें, साउंड डिटेक्टर यहां पे और यहां पे, तो यहां वाला जो डिटेक्टर होगा वो कम इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिटेक्ट करेगा और यहां वाला ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिटेक्ट करेगा, है कि नहीं। तो कहने का मतलब जैसे जैसे दूर ले जाते हैं, जैसे जैसे दूर जाते हैं किसी सोर्स से, तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड कम होता है। अब बारी ये है डिस्कस करने की कितना कम होता है। तो इसके लिए सोर्स किस तरह के होते हैं, कितने तरह के होते हैं, थोड़ा इस पे पहले बात करते हैं। तो बोले कि अगर देखा जाए तो सोर्स 3 तरह के हो सकते हैं। एक होगा पॉइंट सोर्स, एक होगा लाइन सोर्स और एक होगा प्लेन सोर्स। पॉइंट सोर्स, ये ऐसा पॉइंट है और वहां से वेव प्रोड्यूस होकर आगे बढ़ रही है ना। लाइन सोर्स होगा, जैसे कि ये लाइन है और इसके बहुत सारे पॉइंट्स मिला के एक लाइन बनता है ना, ये बहुत सारे पॉइंट सोर्सेज है, मिला के एक लाइन सोर्स बन गया। तो लाइन से जब वेव आगे निकलेगी तो कैसे निकलेगी, तो ऐसे ना, परपेंडिकुलर, सिमेट्री से कह सकते हैं। कैसे, जैसे पॉइंट से जो वेव निकली है, साउंड वेव निकली है, वो कैसे रीजन में फैलेगी, तो स्फेरिकल रीजन में फैलेगी। और कोई लाइन है, वहां से जब वेव निकलेगी तो कैसे रीजन में फैलेगी, तो सिलिंड्रिकल रीजन में फैलेगी, नहीं लाइन से जो वेव बाहर निकलेगी। और एक प्लेन है तीसरा, प्लेन से जो वेव निकलेगी तो प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे जाएगी, तो वो फैलेगी नहीं, वो पैरेलल होके जाएगी। ये पैरेलल लाइंस है ना सब, ये सब, तो प्लेन का परपेंडिकुलर, तो हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर एक ही है, तो एक ही डायरेक्शन में है मतलब। तो कहने का मतलब वो पैरेलल जाएगी ऐसे, है ना। तो 3 तरह के सोर्सेज हैं, तीनों में दूरी बढ़ने पर इंटेंसिटी कैसे वैरी करेगी, कितना घटेगी, थोड़ा ये सब बात करते हैं। अब जैसे यहां से x दूरी पर अगर इंटेंसिटी पता करना है, मान लो पावर इतना जनरेट हुआ, तो x दूरी पर जब फैलेगा, x दूरी पर पहुंचेगा, तो यहां इंटेंसिटी कितना होगा, तो पावर अपॉन एरिया करेंगे और एरिया विल बी 4πx², है ना। तो इंटेंसिटी इज, इसका मतलब कि प्रोपोर्शनल टू 1/x²। पावर तो जितना था यहां से प्रोड्यूस हुआ उतना ही पहुंचा, लेकिन जैसे जैसे x बढ़ाएंगे इंटेंसिटी 1/x² से घटेगी। जबकि यहां पर x दूरी पर जाएं तो इंटेंसिटी पता करना है अगर, तो पावर तो जितना है उतना है, अपॉन में एरिया करेंगे। कौन सा एरिया, तो ये सिलिंड्रिकल सरफेस एरिया पे फैल रहा है ना। सिलेंडर का एरिया कितना, अगर x रेडियस का बनाए सिलेंडर, मान लो इसी को x लिख दें, ये x लिख दें यहां पर, तो 2πx इंटू जो भी लाइन का लेंथ है, तो 1/x। लाइन का लेंथ तो जितना है वो फिक्स्ड है, तो जैसे जैसे दूर जाएंगे तो 1/2πx, नीचे में x आएगा, है ना। तो प्रोपोर्शनल टू 1/x होगा इंटेंसिटी।
जबकि अगर कोई प्लेन सोर्स है तो अगर हम यहां से x दूरी पे जाएं तो इंटेंसिटी कैसे वैरी करेगा? इसमें इंटेंसिटी वैरी ही नहीं करेगा अगर सही में प्लेन सोर्स हो गया। तो देखो ये जो जा रही है वेव्स, ये तो फैल ही नहीं रही है ना, ये तो पैरेलल जा रही है, तो ये तो बीम की तरह जा रही है, ऐसे फैलेगी ही नहीं तो इंटेंसिटी कैसे? इंटेंसिटी क्यों कम हो जा रहा था इन दोनों केसेस में कि फैल जा रही थी ज्यादा एरिया में, ये तो ज्यादा एरिया में फैल ही नहीं रही है एनर्जी, उतना ही एरिया में आगे बढ़ते जा रही है, तो इसमें इंटेंसिटी विल बी कांस्टेंट। तो इसमें सबसे तेजी से इंटेंसिटी घट रही है, देखो 1/x² के फंक्शन से, इसमें 1/x के फंक्शन से घट रही है, और इसमें तो घट ही नहीं रही है इंटेंसिटी, जैसे जैसे दूर जाएंगे इंटेंसिटी जितना है उतना रह जाएगा। लेकिन एक चीज और साथ में हम बोल दें कि एग्जैक्टली प्लेन सोर्स बना लेना, ये सोर्सेस ऑफ साउंड है ना, पॉइंट सोर्स, लाइन सोर्स, प्लेन सोर्स, तो एग्जैक्टली प्लेन सोर्स बना पाना तो पॉसिबल ही नहीं है ना। एग्जैक्टली प्लेन का क्या मतलब? अब जैसे कोई हम एक साउंड सोर्स ऐसा हो जो ऐसा हो प्लेन, लेकिन वो प्लेन आइडियली तो प्लेन का ये मतलब हुआ कि बस उसके परपेंडिकुलर वेव ऐसे जा रही है, लेकिन जो कॉर्नर्स है वहां पे तो खत्म हो रहा है ना प्लेन, ये जो प्लेन है एजेस पे तो खत्म हो जा रहा है, तो यहां से तो इधर भी जाएगी वेव, तो फैलेगी तो है ही, एकदम बीम की तरह थोड़ी जाएगी, फैल जाएगी। या ऐसे कोई कहे लाइन है, तो हमने कहा ना कि लाइन से इधर और इधर वेव जाएगी, नहीं, लाइन बीच में तो कहो ऐसे ऐसे चली जाएगी, लेकिन किनारों पे क्या होगा, इधर भी जाएगी सब तरफ, नहीं वेव। पॉइंट सोर्स तो खैर सब तरफ वेव भेज ही रहा है, लेकिन तब भी ये तो आइडियल केसेस बने हुए हैं कि सिर्फ ऐसे ही फैले, लेकिन तब भी प्रैक्टिकली भी मान लीजिए कि साउंड सोर्स हमको कोई लेना है और हम चाहते हैं कि दूर तक साउंड जाए और इंटेंसिटी ऑफ साउंड कम ना हो, मतलब दूर भी खड़ा होकर कोई सुने तो उसको साफ सुनाई दे, तो प्रिफर क्या करना चाहिए इन तीनों में? तो ये वाला जो है, अगर हम कोशिश कर पाए कि प्लेन वेव की तरह कोई सोर्स बनाए, प्लेन सोर्स की तरह कोई सोर्स बनाए, तो उसका साउंड दूर तक जाएगा, इंटेंसिटी कम नहीं होगी। तो यही वजह है कि जैसे कि देखे होंगे आप लोग ये शादियों वादियों में जब डेक वगैरह लगा रहे होते हैं लोग, तो बहुत सारे रेक्टेंगुलर ऐसे होते हैं ना स्पीकर्स होते हैं, और उनको ऐसे लगा देते हैं, सजा देते हैं, सिर्फ एक नहीं बहुत सारे ऐसे से, एक तरह से वो एक प्लेन सोर्स जैसा बना रहे होते हैं। तो एक प्लेन सोर्स बना दिया, अब वहां से जो साउंड आगे जाएगा वो खूब दूर तक जाएगा, इंटेंसिटी उसका कम नहीं होगा, मतलब दूर भी सुनेगा कोई तो उसको अच्छा खासा साउंड सुनाई देगा, तेज साउंड सुनाई देगा। जबकि अगर पॉइंट सोर्स होता, गोल बनाते, वही चीज ये भी तो कर सकते हैं कि गोल स्पीकर बना बड़ा सा रख दें, है ना, जितना बड़ा प्लेनर बना रहे हैं उतना ही बड़ा गोल बना दे स्पीकर, तो वो उतना फायदेमंद चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि दूरी से बढ़ने पर इंटेंसिटी बड़ी तेजी से घटेगी, है ना, 1/x² के फंक्शन से घटेगी, इसलिए कोशिश करते हैं कि ऐसा रहे। अच्छा, जो रेडियो टावर्स होते हैं जहाँ से सिग्नल भेजना होता है, तो सिलेंड्रिकल ऐसा लेते हैं सिग्नल भेजने वाला, है ना, तो सिग्नल जो सेंड करता है डिवाइस वो सिलेंड्रिकल होता है, तो यहाँ से वेव जाती है इस तरह से। अब उसके पास भी तीनों ऑप्शन थे कि वो चाहे तो गोल रखे या प्लेनर रखे या सिलेंड्रिकल रखे। तो गोल वाला रखेंगे तो दिक्कत ये है कि बड़ी तेजी से इंटेंसिटी घट जाएगी, तो जो सिग्नल भेजे उसका इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगा, कुछ ही दूर जाने में 1/x² के फंक्शन से घट के छोटा हो जाएगा, निग्लेजिबल हो जाएगा। नहीं, हम चाहते हैं दूर तक जाए। सिलेंड्रिकल बढ़िया बात है, दूर तक जाएगा, उतना तेजी से नहीं घटेगा जितना तेजी से ये घटता है। लेकिन प्लेनर लेने से भी दिक्कत है ना, प्लेनर लेंगे तो क्या एक ही तरफ थोड़ी भेजना है हमको सिग्नल, सब तरफ भेजना है ना, तो सब तरफ भेजना भी है और हम चाहते हैं इंटेंसिटी भी उतना तेजी से घटे ना, तो इसलिए सिलेंड्रिकल लिया जाता है ना, ऐसा, ताकि भेज पाए। चलिए, तो ये तो हुआ कि सोर्स किस तरह का है, उस हिसाब से डिसाइड होगा कि दूरी बढ़ने पर इंटेंसिटी किस तरह से कम हो रही है। चलिए और देखते हैं कुछ। चलिए, तो इसी में ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड डिफरेंस इन साउंड लेवल एट अ डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम
ए पॉइंट सोर्स, एक पॉइंट सोर्स है उससे 4 मीटर और या 9 मीटर क्यों करें, 3 और 4 मीटर कर लेते ना, 3 मीटर एंड 4 मीटर 2 पॉइंट्स हैं पॉइंट सोर्स से। मान लो ये पॉइंट सोर्स है, इससे 3 मीटर दूरी पे ये पॉइंट है और 4 मीटर दूरी पे ये 4 मीटर दूरी पे दूसरा पॉइंट है, ये 3 मीटर है यहां से यहां तक। तो 2 पॉइंट्स है 1 एंड 2। यहां पर साउंड लेवल में डिफरेंस पता करना है ना। चलिए, तो मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है तो कैसे करते हैं, तो साउंड लेवल में डिफरेंस पता करना है तो साउंड लेवल लिखते हैं। मान लेते हैं कि यहां से यहां पर साउंड लेवल जब लिख रहे होंगे तो यहां पर इंटेंसिटी ऑफ साउंड पहले I1 मान लेते हैं, तो साउंड लेवल कितना होगा 10 log I1 by I0। ये हुआ साउंड लेवल पहला वाला। यहां पर मान लीजिए इंटेंसिटी ऑफ साउंड है I2, तो दूसरा वाला साउंड लेवल हो गया 10 log I2 by I0, है ना। तो कोई क्या डिफरेंस इन साउंड लेवल बताइए, तो यहां ज्यादा होगा यहां कम होगा, दूर बढ़ेंगे तो कम होगा, तो इसमें से इसको घटा दें। तो साउंड लेवल का डिफरेंस इज इक्वल टू कितना हो गया 10 कॉमन log I1 by I0 माइनस log I2 by I0, ऐसा कुछ होगा 10 टाइम्स log ऑफ I1 by I2। ये हो गया, ये जो आंसर बताना था डिफरेंस इन साउंड लेवल, इतना आया। अब log ऑफ I2 by I1 हम जानते हैं कि इंटेंसिटी इस केस में पॉइंट सोर्स है ना, तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/x²। तो कोई कहे कि I1 by I2 कितना होगा, तो I1 by I2 तो इनवर्स लेना, तो यहाँ 3² और ये 4², ये 3 मीटर दूरी पे और ये 4 मीटर दूरी पे है कि नहीं। तो दिस विल बी आंसर 10 टाइम्स log ऑफ कितना 16/9, ये आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से साउंड लेवल वाला इक्वेशन यूज करते हैं। चलिए, अच्छा, तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे फिनिश करते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में सीखा जाएगा।